नमस्कार, जन मीडिया टीवी के इस खास शो में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं प्रकाश मिश्रा। आज हम जिस संजीदा विषय को लेकर के आपके पास आए हैं वो आप माने या ना माने, आज के डेट में भारत ही नहीं पूरी दुनिया की मैं इसको सबसे बड़ी समस्या मानता हूं, और ये समस्या है नशा। जब मैं नशे की बात करता हूं तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि युवा पीढ़ी आज के डेट पे कैसे इससे इतनी प्रभावित होती जा रही है, और ये जो जड़ें हैं ये लगातार एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ती जा रही है। हर कोई कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। अब जब बात समाधान की होती है तो बहुत सारी सरकारों का एफर्ट होता है, कई सारी संस्थाएं इनके लिए काम कर रही होती है, लेकिन बात तब कुछ अधिक व्यवस्थित लगती है जब नशे का आदि एक व्यक्ति ही इसके सुधार का संकल्प लेकर के लोगों के लिए इस नशा मुक्ति को अपने जीवन का मिशन बना लेता है। आज हमारे साथ जो अतिथि हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अनुज चौधरी जी। अनुज चौधरी जी के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में यही बोलना चाहूँगा, ये ऐसे व्यक्तित्व है जो इसके जो उच्चतम लेवल का जो नशा होता है उसके आदी भी रह चुके हैं। इससे उन्होंने अपने आप को रिकवर भी किया और अपने पूरे जीवन के मिशन को इन्होंने अब नशा मुक्ति को ही अपना जीवन का मिशन बना लिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनुज जी, सबसे पहले तो ये आपकी जर्नी जो है ये नशे में कैसे आए, अपने बारे में थोड़ा बताइए ताकि दर्शकों को ये पता चले कि एक युवा इस लत को पकड़ता कैसे है। जी सर, मैं पहले जो है अपने से जो है शुरुआत करूँगा। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ सीआरपीएफ में। 15 साल मेरी जॉब की जर्नी रही है। वहाँ से ही मुझे जो है नशे के कारण निकाल दिया गया था, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस दे दिया गया था, क्योंकि मेरा नशा इतना अधिक बढ़ चुका था। शुरुआत 60 ml से हुई थी और जो स्टॉप हुआ है मेरा 3 बोतल पर हुआ था पर डे। राउंड अप में 3 बोतल पर डे जो है मैं नशा करने लगा था। और वहाँ से मुझे जो है डिसमिसल कर दिया गया। वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा जो है नशा करने लगा था। मेरे जो सीओ सर है राम अवतार सिंह थे, उन्होंने भी मुझे समझाया, बैठा करके काफ़ी बार बताया है। योगा के भी वो जो है गुरु है, काफ़ी समझाया, लेकिन नहीं मानना, नहीं समझ में आई। उस टाइम पे मुझे जो है लत ही ऐसी लगी थी, 24 घंटे में नशे में रहता था। वहाँ से जब मुझे डिसमिसल कर दिया, घर पे आने के बाद में और ज़्यादा जो है नशा करने लगा। डिप्रेशन मानिए या लत मानिए, मतलब यही दिखता था। आँख खुलने से लेके आँख बंद होने तक नशा। ना परिवार के बारे में चिंता, ना घर के बारे में चिंता, ना अपने माता पिता के बारे में चिंता। तो कंडीशन ये हो गई थी, मुझे 13-14 दिन खाना खाए हो गए थे, नशा ही मैं लगातार कर रहा था। तो पिताजी ने ये सोच के मुझे जो है नशा मुक्ति केंद्र में वहीं पे है मेरठ में ही जो है ये सोच के भेजा था कि ये बचेगा नहीं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नशा कर रहा था। बचेगा नहीं है, इसको जो है मतलब जो है ले आएंगे 1-2 दिन में जो है ये बचेगा नहीं। खैर रिहैब सेंटर में जिसमें मुझे भेजा, वहाँ पे मुझे जो है मेरी केयर भी की गई। केयर करने के बाद में मुझे जो डिटॉक्सिफिकेशन है, विड्रॉलिंग पीरियड है, उससे बाहर निकालना। बाहर निकालने के बाद में मैंने भी खुद वहाँ पे जो है खुद से जैसे जो है मैंने फोर्स की जो है ट्रेनिंग किया था, उनको मेडिटेशन, योगा, ये चीज़ें जो है बताया। 7 महीने का मेरा जो है टाइम पीरियड वहाँ पे रहा, जो नशा मुक्ति केंद्र में इलाज का जो दौरान जो रहा। फिर मैंने अपनी तरफ से निस्वार्थ सेवा भी वहाँ पे की, काफ़ी दिन की, 5 से 6 महीने। और वहाँ से आने के बाद में मेरी स्थिति ये थी, अब जॉब तो रही नहीं थी, अब काम जो है किया क्या जाए, क्योंकि परिवार भी पालना है और जो है सब कुछ देखना है। और फिर अगर नेगेटिविटी में देखा जाए, नेगेटिविटी में ये था या तो फिर से नशे में लगूं, डिप्रेशन में, या फिर जो है जीवन की लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि उस टाइम पे जो है दिमाग जो है बिल्कुल ठीक, जो है स्वच्छ जो है शरीर था, स्वस्थ जो है काम कर रहा था माइंड भी। तो फिर मेरे माइंड में यही आई है कि जो है क्यों ना जो है भाई नशा मुक्ति केंद्र, मेरी कमजोरी नशा रही है, उसको जो है अपना हथियार बनाया जाए। तो मैंने जो है एक जो है नशा मुक्ति जो है सेटअप किया खुद से ही, और सेटअप भी इस उसमें किया है। कंडीशन ये थी, मेरी आर्थिक स्थिति ये थी, बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं था। जिससे भी मैं उम्मीदें करता था वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि मैं नशा छोड़ दूंगा या जो है फिर से लग जाएगा ये। तो ट्रस्ट जो है नहीं कर पा रहे थे कोई भी। तो
मैंने जो है 50,000 ब्याज पे लिए कहीं से, इधर उधर से पैसा करके मैंने जो है ये सेटअप किया। सेटअप करने के बाद में आज के टाइम में मुझे जो है 5 साल प्लस हो गए, मैं नशा मुक्ति केंद्र में ही जो है मतलब अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भी जो है नशा मुक्ति केंद्र में भी व्यतीत करता हूँ और पेशेंटों की जो है देखभाल भी करता हूँ और सेंटर भी चला रहा हूँ। ये तो आपने पूरी अपनी जो वृत्तांत था, जर्नी थी, उसको बताया। एक युवा जब नशे के लत में पड़ता है, जो इनिशियल स्टेज होता है, क्योंकि आप उससे गुजरे हुए हैं, तो कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कि उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? जैसे उसके संगति, उसके ये अप्रोच कैसे होता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, ताकि युवा उस स्टेज पे हो तो पेरेंट्स वगैरह भी उसको देख पाएँ, उसकी समझ पाए। देखिए, जो नशे की लत में पड़ना है ना, तो सबसे पहले तो उसमें जो है उसका सर्कल ही काम करता है, उसके यार दोस्त ही उसको उस लत में घुसाते हैं। लेकिन वो नशा करने वाला एक ऐसी पर्सनैलिटी होता है जो मैं मानता हूँ अपनी तरफ से, उसको अगर कोई पॉजिटिव फील्ड आप दे दोगे तो वो उसमें भी जीत हासिल कर लेगा। एज एक कलाकार, ऐसे कलाकार आपको जो है बॉलीवुड में भी नहीं मिलेंगे जैसा एक नशा करने वाला होता है। ठीक है जी। और शुरुआत जो है वो वहां से करता है, जो उसका सर्कल होता है, एक बार उसको करा देगा, कराने के बाद में वो पीछे हट जाएगा, लेकिन वो उसमें जो है बढ़ता चले जाएगा, मतलब उसमें जो है वो खोजता चले जाएगा, मोर एंड मोर बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे आपके मतलब आप तो जॉब में थे, एक स्टेबल लाइफ भी मिली हुई थी, ऐसा क्या हुआ कि आपको वो नशा अच्छा लगने लगा, या कौन लोग थे वो, कोई गैंग था या इस दोस्त थे, किस तरह से आप कैसे गए इसमें? गैंग नहीं, ये था जो है मैंने जो शुरुआत की थी, मैं बताया ना, सर्कल जो है, सर्कल से ही शुरुआत होती है। जो वहाँ पे जो है थे, जैसे मैं पंजाब में पोस्टिंग था तो वहाँ पे एक दो यार दोस्त थे, वहाँ से जो है मेरी जो है शुरुआत हुई। शुरुआत कहाँ से हुई? 60 ml से शुरुआत हुई। और मैं ये सोचता था यार, नशे को लोग जो है बुरा बताते हैं, लेकिन जब मैं 2 पैक मारने के बाद में खाना खाता था, मगर मुझे तो जो है बॉडी में जो है घी का काम कर रहा है। हाँ, तो आपको लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फीलिंग्स बहुत अच्छी आती थी। वहां तक हो गया लिमिटेड, लेकिन फिर उसमें जो है हम जो है बढ़ते चले गए। बढ़ते जाने के बाद में एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो उस पीक, मतलब ये है, उस चीज को हम खोजते हैं जो फर्स्ट टाइम पे हमने जो है फर्स्ट पैक लिया था ना, जो फर्स्ट नशा किया था, वो उसी चीज को हम जो है लास्ट तक खोजते हैं, वो सबसे उसी मजे को। तो उस बचने का सबसे अच्छा है कि वो जो पहला नशा है उससे कैसे बचा जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है। पहला नशा ही जानलेवा है। अगर आपके थॉट चले और आपने अपने थॉट को जो है घुमा दिया या कहीं अपने को व्यस्त कर लिया या बिजी कर लिया, तो आप उससे बच जाओ। एक विचार चलता है और विचार ठेके तक दौड़ा देता है। ठीक है, अब आपका जो ये जर्नी मैंने देखा, तो उसमें आप उस नशे के आदी होते गए और इस लेवल तक पहुंचे कि नौकरी से निकाले भी गए। जी ना, तो उसमें किसी तरह की काउंसलिंग या किसी तरह का दबाव या किसी तरह की ऐसी चीज़ें काम नहीं आई जो कि आपको बैक टू ट्रैक लेकर के आती? देखिए, दबाव तो जो है डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी दिया है, ट्रीटमेंट भी कराया है, ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं कराया। एम्स जैसे हॉस्पिटलों में भी मैंने जो है ट्रीटमेंट किया। मैं बताया ना, कलाकार हम लोग ऐसे होते हैं। एम्स में मैं एडमिट था, एक तरफ मैं एडमिट था, एक तरफ ट्रीटमेंट चल रहा था, एक तरफ जो है स्वीपर को मैं 500 की पत्ती देके जो है वहीं पे जो है पौवा मंगा रहा था। तेजी इतने होते हैं, दिमाग उतनी तेजी से काम करता है इसमें जी ना, कि तो ये जो मानसिक स्थिति होती है, मतलब क्या धीरे धीरे जैसे जैसे आप नशा बढ़ता जाता है, तो क्या मानसिक स्थिति में क्या बदलाव आता है? क्योंकि आप तो साक्षात प्रमाण है। देखिए, स्पिरिट पर्सनैलिटी हो जाता है, दोहरी पर्सनैलिटी का इंसान हो जाता है। जब तक नशा नहीं है तब तक अलग है, जैसे ही आपको चढ़ेगा फिर आप कुछ अलग एग्रेशन और बढ़ता जाएगा। तो जब जॉब में थे, ये छूटने की कंडीशन आ रही थी, तब भी क्या ये कि मेरी जॉब छूट जाएगी, मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, मेरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये सारी चीज़ें फैक्टर, ये चीज़ें उस टाइम पे सोचती नहीं है। जब हम नशा करते हैं तो ये चीज़ें जो है कोई चली गई, तो जॉब जाने के बाद कितना भी नुकसान हो जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाए, अरबों का नुकसान हो जाए, मैं बता रहा ना, सीधी अगर हमें जो है, जो नशा करने वाले होते हैं और जिस टाइम पे हम नशा करते हैं, अगर हमें जो है अकबर की गद्दी भी दे दोगे ना, तो उसमें भी हम लात मार देंगे नशे के लिए। छूट गया तो उसके बाद कैसी परिस्थिति आती है? मतलब जिस टाइम पे नशा करते हैं। हाँ, वो तो मैं समझ गया। अब जो है इस कंडीशन पे आते हैं, ये तो इन बिटवीन की बात हो गई। अब परिस्थिति ये है कि आपकी नौकरी छूट गई जी, ठीक है, नौकरी छूट गई, आप घर पे आ गए, घर वालों का प्रेशर है, उसमें कुछ फीलिंग आती है कि यार गलत हो गया या समथिंग ऐसा कुछ?
आती है फीलिंग्स जो है, कभी कभी पूरी रात नींद नहीं आती मुझे जब ये चीज़ें सोचता हूँ। भाई जॉब थी, इतनी अच्छी जॉब थी, पूरा जो है कैरियर जो है मतलब सेटल था, मतलब जो है बुढ़ापे तक जो है पूरा कैरियर सेटल था, और मैंने कितना बड़ा नुकसान किया है। लेकिन एक चीज़ और आती है, ये भी आती है भाई, मैं इस दलदल से बाहर आ गया। ये सबसे बड़ा बहुत मुश्किल होता है, नशे की दुनिया से वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। आ सकता है इंसान, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। युवाओं के लिए अगर आप इसको सुन रहे हैं तो ये इस बात पे बड़ा गौर कीजिएगा कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो बचना जो है वो ज़्यादा आसान है, और जा करके वापस आना टफ है। टफ, उससे बड़ा योद्धा ही नहीं है कोई जो नशा करने के बाद में और उससे जो है वापस आ गया, वो हर लड़ाई लड़ लेगा, मेरा मानना है। तो आप ये इस लेवल तक जब पहुँचे, आपको रिहैब सेंटर में भर्ती करा दिया गया, परिवार वालों ने आज छोड़ दिया था कि आप वापस रिकवरी कर लेंगे जी ना जी। रिहैब सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रिहैब सेंटर का एक्सपीरियंस ये रहा, वहाँ पे जैसे काउंसलिंग चलती है, कुछ नारकोटिक्स एनोनिमस के लिटरेचर है, जैसे JFT है, जस्ट फॉर टुडे एक लिटरेचर चलता है, एक दैनिक चिंतन है, 12 स्टेप का प्रोग्राम है, बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम उसको जो है नज़दीकी से पढ़े तो बहुत कुछ सिखाता है। कई सारे मैंने केसेस देखे कि रिहैब सेंटर में रखा गया, क्योंकि हम लोग भी सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए थे। रिहैब सेंटर से आने के बाद फिर देखते हैं कि 1-2 महीने ठीक होता है, फिर से वो शुरू कर देता है। देखिए कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे पेशेंट हमारे पास से गया, हमने एडमिट किया, उसका उपचार किया, उपचार करने के बाद में उनके परिवार वालों को सौंपा, परिवार को सौंपने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी आती है पेशेंट के सामने, छोड़ना तो वो चाहता है, माइंड से भी ठीक होता है, साइकोलॉजिकल भी सब कुछ ठीक होता है, कुछ तो उसके जो है सर्कल यार दोस्त जो है जो उनको उसको जो है ताने मारते हैं ना, हाँ भाई नशा मुक्ति केंद्र काट का आया, मुझे भी मिले हैं, नशा मुक्ति केंद्र काट का आया, बाबा हो गया, भगत हो गया, ये चीज़ें चुभती है। फिर एक चीज़ें और, जो हमारा जो है परिवार होता है भाई, वो अपनी जगह ठीक है, वो हमारी जो है मतलब जैसे हम गए ट्रीटमेंट के बाद में घर पे गए, तो ना तो वो बाहर जाने देंगे, ना किसी को आने देंगे, मतलब ऐसी एक तरह से जो है पाबंदी लगा देते हैं। उनकी काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है, उनकी भी, हाँ परिवार की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। उनके लिए तो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई दोस्त मिल जाए फिर से स्टार्ट करते हैं, उनकी मेंटलिटी ये चलती होती है। जी जी, ये चीजें हम बताते हैं, बैरियर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज कर देते हैं कि कोई मिल ही ना पाए, घर से बाहर ना निकल पाए, वो कहीं ना कहीं मानसिक कहीं ना कहीं हाँ जो है ये डिफेक्ट डालता है और रिलैप्स का कारण बनता है, ये रिलैप्स का कारण। तो जब भी अगर कोई रिहैब सेंटर में जा रहा है या इस तरह के नशे का आदी है, तो उसकी काउंसलिंग के साथ साथ परिवार की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। हम लोग जब पेशेंट की छुट्टी करते हैं तो परिवार की भी काउंसलिंग करते हैं, ये चीज़ें उनको बताते हैं, अच्छे से बताते हैं, समझाते भी हैं। तो ये जैसे मतलब आपको कितना समय लगा उस नशे से बाहर आने में, जो रिहैब सेंटर का समय रहा हो या उसके बाहर का, तो कितना समय था जबकि आप पूरी तरह से नशे से बाहर आ गए? ये मानिए मैं रिहैब सेंटर में गया था 7 जून 2020 में गया था लगभग जो है, और जनवरी में मैं वहाँ से निकला था 21 में, उसके बाद मैं गया ही नहीं इस लाइन में। उसके बाद आप मतलब आते ही फिर मैंने खुद को बिजी इतना कर लिया, मेरा तो टाइम ये थॉट जो है ये रिहैब सेंटर से आपका डेवलप हुआ कि इसी पे काम करना है, या रिहैब सेंटर से? नहीं तो मैं इतना जिद्दी किस्म का था। ये देखिए जो है फोर्स के अंदर थोड़ी पाबंदियां नहीं होती, बहुत पाबंदियां होती हैं। एक कमांडेंट अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, सही बताऊं। अब एक चीज देखिए, मेरे पीछे जो है जब मैं फोर्स में था, 4 बंदों का जो है एक 4 की गार्ड चलती है वहाँ पर, एक 4 की गार्ड जो है 24 घंटे मेरे पीछे लगी रहती थी, और एक 4 की गार्ड पीछे लगी रहने के बाद में तब भी मैं नशा कर लेता था, मंगा कर निकाल ही लेते थे रास्ता, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता था। एक बार की तो मैं बात बताऊँ, मैं इलाहाबाद हॉस्पिटल में था, एडमिट था वहाँ पे जो है, और एडमिट होने के बाद में गार्ड जो है मेरे पीछे पीछे जो है, लड़के मेरे पीछे पीछे, मैंने एक सरदार से जो है दोस्ती कर ली। सरदार वो बाहर जाता था, एक अटेंडर था दूसरे पेशेंट का, उससे दोस्ती कर ली। मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, जो मेरा जो है मतलब वो देख रेख करने वाला था वो पीछे है, और मैं उससे सरदार से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। मैंने जो है छत पे फिरवा लिया उससे पौवे, और उठाया जेब में जो है बाथरूम में जाके पी लिए। अच्छा, मतलब इतनी पाबंदियां होने के बाद में भी मैं जो है नशा कर लिया। देखिए यहाँ तक कि आप ये देखिए, जो ये है यहाँ पे भारतीय हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी मैं एडमिट रहा हूँ। अच्छा। और
साइकेट्रिक वार्ड है यहाँ पे जो है, संदीप चौधरी थे उस टाइम पे डॉक्टर। उसमें मतलब आपका जुनून ये था कि नशा ही करना है, नशा ही करना है, जिद थी। और फिर रिहैब सेंटर पे आपने जुनून बना लिया कि नशा छोड़ना है, नशा छोड़ना है, हाँ। प्लस नशा के खिलाफ काम करना है जी। जो लोग एडिक्ट हैं। ये थॉट तो नशा मुक्ति से आने के बाद में आए हैं, मुझे जो है नशा छुड़ाने का मुझे जो है मतलब ये चीजें करनी है। ये मतलब ये हाँ। मतलब मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन था या कुछ सोसाइटी में आपने देखा, कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया? सेल्फ मोटिवेशन भी मान लीजिए, और कुछ जो है मेरे मतलब रोल मॉडल है जो मतलब रिकवरी में चल रहे हैं, उनसे भी मैं प्रेरणा लेता हूँ। अच्छा जी। और कितना चैलेंजिंग जॉब होता है ये रिहैब सेंटर चलाना? आपका उत्कर्ष नशा मुक्ति केंद्र है। चैलेंजिंग तो ये है, देखिए मैं बताऊं सर आपको, जो है दोनों तरफ से ही लेके चलना पड़ता है, परिवार को भी लेके चलना पड़ता है, पेशेंट को भी लेकर के चलना पड़ता है। परिवार अडॉप्ट करता है कि इसमें आप अपना सारा समय दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं? मेरे परिवार को हाँ। नहीं, उनको कोई वो नहीं है, वो तो मतलब खुश है अब भाई ये इस दलदल से बाहर आ रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी सबसे बड़ी खुशी यही कि आप इस दलदल से बाहर निकल आए। अब तक कितने उनके लिए जॉब भी मायने नहीं है। वाइफ मेरी बोलती है भाई, बोला जॉब जॉब जो है कोई दिक्कत नहीं है, चली गई, लेकिन आप लोग जो है अपने बच्चों में हो, इतना ही बहुत है हमारे लिए। जॉब में होते अभी तक बचते नहीं बचते, क्या होता क्या नहीं होता, जो है मैं मर जाता अगर जॉब में करता रहता। सही बता रहा हूँ, मैं नशा इतना कर रहा था। अगर पॉइंट वाइज कहें तो ये जो वापसी का रास्ता रहा जी, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको ये मनोबल दिया कि ठीक है हम वापस जा सकते हैं? ऐसा क्या जिद होनी चाहिए? और जिद का कारक कौन सा होगा, कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि जिद तक पहुंचाएंगे? क्योंकि कोई युवा अगर आज की डेट में नशा पे है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि उसको ये जिद आ जाए कि नहीं मैं भी वापस आ जाऊंगा? जिद का फैक्टर तो देखो साइकोलॉजी होती है, एक जो है सोच होती है, जो काउंसलिंग चलती है, हमारा लिटरेचर चलता है नारकोटिक एनोनिमस का सेंटर के अंदर। जैसे जो है एक दैनिक चिंतन में है लिटरेचर है, बर्बादी के तल तल तक जाना। जो नशा करने वाला होता है वो इतना जिद्दी हो जाता है, वो खुद को बर्बाद करने में टाइम नहीं लगाता। अच्छा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, और वहां से लौट के आना बड़ा कठिन होता है। ये चीज़ें जो है रिहैब सेंटर में सिखाई जाती है, काउंसलिंग के दौरान बताई जाती है, बहुत अच्छे से समझाया जाता है पेशेंट को, और यही नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला जाता है। जो जिद उनको नशा करने की होती है उसी को छोड़ने की जो है जिद कराई जाती है। मेनली एक साइकोलॉजिकल वार हो गया कि आपका जो है उसको रिवर्स कर दिया गया, प्रोसेस से सोचने की उसको रिवर्स कर दिया गया। कितना परसेंटेज आप सक्सेस रेशियो देखते हैं, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से इस फील्ड पे काम कर रहे हैं? देखिए नशे का जो है आप अचंभित हो जाओगे, लेकिन 2% है जो लोग वापस आ रहे हैं, जो वापस आ सकते हैं। और ये बड़ा आप बता रहे हैं कि बड़ा अचीवमेंट है, ये तो 2% भी अचीवमेंट, 2% बहुत बड़ा है। ये भी रिहैब सेंटरों का ही अचीवमेंट है। बाकी लोग जो है बहुत से अपनी दुकान भी चला रहे हैं, बोला हम नशा छुड़ा देते हैं, नाक में दवाई डाल देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। उनके भी जो है जो ऐसे ट्रीटमेंट वाले पेशेंट भी हमारे पास में आते हैं, बचाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है उनको। हार्ट फेलियर होने का डर होता है, साइड इफेक्ट इतने होते हैं उन मेडिसिनों के, हद से ज़्यादा। अब तो नशा भी कई तरह का, बहुत नशा तो अभी जो है पेट्रोल तक का नशा चल गया है। एक पेशेंट मेरे पास में जो है पेट्रोल पीने वाला है, वो पेट्रोल का नशा कर रहा है, पेट्रोल पी जाता है। हाँ जी। और उस पर मतलब कितना पेट्रोल का यूज हो जाता है? अगर मतलब मैं तो पहली बार मतलब ये मान के चलिए जो है उसकी साइकोलॉजी जो है ऐसी बिगड़ी हुई है, मानसिक रूप से बड़ा जो है डिस्टर्ब है वो। हाँ, पेट्रोल पी लेना तो मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि नशा के लिए पेट्रोल भी आदमी पी लेता है। यहाँ तक कि आप ये देखिए जो सॉक्स होती है ना हमारी, सॉक्स जो जूते में पहनते हैं, और जब ये सड़ जाती है ना, और इसको हम पानी में भिगोगे और इसको निचोड़ते हैं, ये भी और इसको पिएगे, ये भी नशा है। इसका भी नशा कर रहे हैं लोग। थिनर का नशा है, फ्लूइड का नशा है, स्मैक का नशा है, बाकी भांग गांजा और ये तो जो है चल ही रहे हैं, शराब। तो सब तरह के नशे के लिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग है या? ट्रीटमेंट देखिए इसमें जो है डॉक्टर डिसाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर है हमारे पास में, मानसिक रोग डॉक्टर है, तो वो डिसाइड करते हैं किस पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना। मेन तो जो है पहले जब पेशेंट हमारे पास में एडमिट होता है उसका जो है मायने रखता है डिटॉक्सिफिकेशन जो है सही तरीके से जो है कटाया जाए।
अगर डिटॉक्स हमने बहुत अच्छे से कटा दिया तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है। अच्छा। और डिटॉक्स का ये होता है, कोई पेशेंट ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हैबिचुअल आता है, ब्लैकआउट कंडीशन में पहुंच जाता है, जिसको बीमारी बोलते हैं डिलीनियम में चले गया, तो उसमें जो है डॉक्टर बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ तक कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अभी तक कितने सक्सेस स्टोरीज हैं आपके पास, या कुछ ऐसे केसेस जो कि बहुत ही डिफिकल्ट रहा हो, कुछ आप शेयर करना? मेरे पास में तो आते रहते हैं सर ये, कोई ऐसी डिफिकल्ट, क्योंकि परिवार पता क्या है, नशा मुक्ति केंद्र में पेशेंट को भेजता ही तब है तब सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं कि ठीक है अब कोई रास्ता नहीं, अब कोई रास्ता नहीं, भेजता ही तब है तब वो जो है बहुत आगे बढ़ चुका होता है, बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाता है। अगर इसकी स्टेज होती है नशे की, अगर जो है फर्स्ट स्टेज में भी पेशेंट को आपने जो है रिहैब सेंटर की काउंसलिंग करा दी, नशा मुक्ति केंद्र की काउंसलिंग करा दी, तो शायद वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। मतलब लेकिन वो थर्ड स्टेज में अगर पेरेंट्स को या किसी रिलेटिव को या दोस्तों को ऐसा लगता है कि एक बंदा स्टार्ट करने वाला नशा, तो इनिशियल स्टेज पे ही उसको रिहैब सेंटर, हाँ उसको तो रिहैब सेंटर या जो है उसकी काउंसलिंग करा दी जाए, या जो है भाई उसको जो है कोई रोल मॉडल बना करके उसको, मतलब बहुत सी चीजें होती है। जनरली तो दिमाग के इंसान के थॉट में ये आता है कि अभी तो स्टार्ट किया है, सुधर ही जाएगा, सुधर ही जाएगा। परिवार बहुत से परिवार ये सोचते हैं, बोला कोई नहीं, बोला ये तो जो है करते हैं, बोला थोड़ा बहुत तो जो है सब जगह चल रहा है। आप देखिए जो है इतना परचून की दुकान पे भीड़ नहीं मिलने की जितना ठेके पे मिलेगी आज के टाइम में। हाँ तो आप जाइए वहाँ पे इतनी भीड़ है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सब, क्योंकि दिखता तो है ठेके तो गवर्नमेंट से। देखिए इसका सर जो है तो एक ही सॉल्यूशन है, अगर मेरा मानना जाए तो जो है रिहैब सेंटर ही इसका सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। बाकी आप इनको जो है कहीं भी जो है कर लोगे, मैं बता रहा हूँ, मैं एज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मैं एडमिट रहा हूँ, स्वरूप रानी इलाहाबाद में रहा हूँ, सुभारती में रहा हूँ, मैंने जो है ऐसे तक हॉस्पिटलों में मैंने जो है खुद जो है नशा कर लिया, तो बताओ जो है कैसे रुक पाएंगे? लोगों को बड़ी शर्म आती है कि मतलब नशा करता समय तो बच्चे को नहीं, मतलब उतनी शर्म नहीं आती है, लेकिन रिहैब सेंटर भेजते समय लोगों की मानसिकता होती है गलत है ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें तो हम भी जो है फैमिली को बताते हैं। एक चीज़ है नेगेटिविटी थोड़ा सा जो है रिहैब सेंटरों की, ये है मतलब मारपीट होती है, ये होती है, बल्कि ऐसा जो है कुछ नहीं है रिहैब सेंटरों में। क्या है थोड़ा जो है देखो स्ट्रिक्टली तो जो है लिया जाएगा, जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो समाधान ही नहीं, कुछ भी नहीं मानेंगे वो, स्ट्रिक्टली लिया जाता है। लेकिन ये मारपीट वाला जो सीन है, ये जो है बड़ा जो है, ये फैलाते कौन लोग हैं? ये फैलाते जो पेशेंट एडमिट रहे हैं हमारे पास में, वो लोग ही फैलाते हैं। भाई पेशेंट यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद में वो दोस्त के सर्कल में बैठा, उसने नशा शुरू किया, उसने जो है परिवार को कन्वेंस किया, परिवार को कन्वेंस करने के बाद में उसको बोला, उसने बोला जो है वहाँ पे मेरे साथ में ऐसा हुआ, मार पिटाई हुआ, झूठ फरेब, जिससे जो है इसको दोबारा ना भेजे। हाँ, और तो परिवार जो है उस नेगेटिविटी में जो है गिर जाता है। बहुत सी चीजें हैं जो डिफेक्ट डालती हैं, तो कुछ परिवार में नेगेटिव होते हैं, जो परिवार पॉजिटिव है वो लोग तो इन चीजों को मानते हैं, लेकिन मीडियम परिवार है ना और लो कास्ट परिवार जो है वो इन चीजों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। जो मतलब हाई वो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन चीजों को जो है बड़ा डीपली जानते हैं रिहैब सेंटर का काम क्या होता है। बहुत से होते हैं, मेरे पास में एक डॉक्टर भी आया था, MBBS डॉक्टर है गुड़गांव का, वो खुद आते हैं चल के मेरे पास में, इतने पॉजिटिव है वो, इतने ऑनेस्ट हैं जी। तो अब नशा तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बड़ी तेज से ये बढ़ता जा रहा है, तो रिहैब सेंटर उतने नहीं है, रिहैब सेंटर उतने नहीं है, तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि फिर एक चीज और है, मैं बताऊं जो है, कुछ लोगों ने अगर जो है देखा जाए, एक महीना देखा जाए, कुछ लोगों ने इसको जो है अपना बिजनेस भी बना लिया, प्रोफेशनल बना लिया। मुझे भी, लेकिन रिहैब सेंटरों का जो काम एक्चुअल है ना, रिहैब सेंटर वही लोग चला सकते हैं जो इस दुनिया से जो है गुजरे हुए हैं, सही बताऊं। इस तरह के लोग जो कि इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, वहाँ से जैसे आपने इस लत से जो निकले हैं ना, उनको वो ज़्यादा अच्छे ट्रेन, तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि उनको ट्रेनिंग दे करके इस तरह के रिहैब सेंटर्स और इस तरह की चीज़ें। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को इसमें जो है थोड़ा जो है सपोर्ट करना चाहिए। भाई जो पेशेंट रिकवरी में चल रहे हैं उनकी जो है कुछ हेल्प की जाए, या उनके लिए कुछ ऐसी जो है स्कीम निकाली जाए जिससे वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना हो। बहुत से बच्चे हैं मेरे पास में, एक लड़का था अभी जो है, सुमित नाम है उसका, 5 साल रहा मेरे पास में और बहुत अच्छे रहा, आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे स्कूलों में जो है पढ़ा हुआ है वो,
आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ में जो है, क्योंकि उसमें नशा पढ़ा। ये थोड़ी देखता है कि आदमी जी। ये इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। स्मैक का एडिक्ट हो गया। स्मैक का एडिक्ट होने के बाद में 5 साल बाद जो है मेरे पास से गया, नशा कर रहा है, फिर रिलैप्स हो गया, फिर से रिलैप्स। 5 साल की मेहनत जीरो कर दिया। इसको इसका जिम्मेदार क्या है? मतलब कहाँ इसका लगता है? जिम्मेदार इसका उसका जो है सर्कल है, वो अपने सर्कल में बैठने लगा। कुछ जो है परिस्थिति ऐसी हो गई, उसकी माँ थी जो है वो एक्सपायर कर गई थी अभी पीछे। पिताजी थे, पिताजी रेस्पॉन्स जो है अच्छे से देते नहीं। सर्कल में मिला, सर्कल में मिलने के बाद में वही जो है फिर से उसको फिर से रिपीट हो गया। अब अगर समाधान की बात कहें तो, क्योंकि आप इस पूरे प्रोसेस से इतने मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके अनुभव से परे है, जी, क्योंकि आप उस बिगनर भी रहे, फिर उस पीक तक पहुँचे, रिहैब सेंटर में एज ए पेशेंट भी आप होके आ चुके हैं, अपना रिहैब सेंटर भी चला रहे हैं। जी सर। 4 या 5 चीज़ें ऐसी जिससे कि समाज को इस नशे की मुक्ति से बचाया जा सके, उस पर आप मतलब नटसेल में एक निष्कर्ष अगर देना हो तो क्या देंगे? उसमें निष्कर्ष यही है सर, जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेज होती है नशे की, मैं तो सभी परिवार से यही अनुरोध करूँगा, उसी में जो है वो एक्शन ले लें। उसी से हाँ, यही सबसे मतलब यही सबसे कारगर है। पहला स्टेप। हाँ। अगर जब भी आपको पता चल रहा है कि अगर आपके ये नशा कर रहा जानकार है में तो कोई उस भी पे नशे जो में जा रहा है है तो कुछ जो है पाबंदियां ऐसी लगाई जाए परिवार की तरफ से भी। परिवार से नहीं पाबंदी लग पा रही है, ज़्यादा जो है जिद कर रहा है बच्चा, तो उसको रिहैब सेंटर का सहारा लिया जाए या फिर उसकी काउंसलिंग कराई जाए। तो ये चीज़ें उसको वहाँ तक बढ़ने नहीं देंगी। एक स्टेज ऐसी हो जाती है, थर्ड स्टेज में जाने के बाद में तो पेशेंट को ये समझिए 2% ही रिजल्ट है, फिर तो 100 में से 2 आदमी आएंगे निकल के, नहीं तो बार बार यही होता रहेगा। रिलैप्स हुआ, कुछ दिन ठीक चला, फिर रिलैप्स हो गया, कुछ दिन ठीक हुआ, फिर रिलैप्स हो गया, ये चीज़ें चलती हैं। आप सुन रहे थे अनुज चौधरी जी को, और अनुज चौधरी जी एक योद्धा हैं, ऐसे योद्धा जिन्होंने फौज की, योद्धा की बात करते हैं तो आपके दिमाग में फौज आता होगा। जी हाँ, ये फौज में भी थे। फौज में उस डिसिप्लिन को इन्होंने ब्रीच भी किया। इन्होंने बड़ी सावधानी से बताया कि मैं कैसे ब्रीच करके नशे का एडिक्ट बना, अपने जॉब को सेक्रीफाइस किया, अपने परिवार को सेक्रीफाइस किया। उसके बाद इनकी मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने फिर से रिहैब सेंटर में एज ए पेशेंट भी जाते हैं। वहाँ से आने के बाद इनकी अपनी मानसिक स्थिति को इतना मजबूत कर लिया है कि आज युवाओं को नशा मुक्ति से कैसे बाहर ले आया जाए, इसको इन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया है। ज़रूरत है समाज में एक नहीं अनेक अनुज चौधरी की। जब तक समाज में कई सारे अनुज चौधरी नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने सोल्यूशन भी बताया कि जो लोग इस नशे में आदी होकर के बाहर निकल आ चुके हैं, उससे अच्छा काउंसलिंग नहीं कर सकता। सरकार को, समाज को, सभी की ज़रूरत है कि नशा मुक्ति के खिलाफ इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करें, उनको उसको प्लेटफॉर्म दे, ताकि ये जो नशे का जहर है, जो हमारे आपके और आने वाली जनरेशन के लिए कितना बड़ा एक समस्या बनी हुई है, उसको एक सीधा समाधान मिल सके। एक स्वस्थ समाज, नशा मुक्त समाज होगा तभी हो सकता है। अनुज जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश मिश्रा।